इस दोस्तोयेव्स्की इज मोरालिटी गुड? भैया सोचने वाली बात है, ज़रा थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। दोस्तोयेव्स्की के जो कैरेक्टर है, रस्कोल्निकोव ने जो मारा औरतों को, क्या वो सही था या गलत था? अब इसमें दो जुटों में जनता डिवाइड हो जाएगी। आधी जनता कहेगी हाँ सही, क्या भाई वो बदमाश औरतें थी, सही मारा, एकदम पेल देना, और बुरी तरह से पेल के मारना चाहिए था, सफरिंग दे के मारना चाहिए था। कुछ कहेंगे एथिकली रॉन्ग था, एथिकली गलत था, गलत कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी की जान तुम नहीं ले सकते। एक और सवाल, नीचा, फ्रेडरिक विल्हेम नीचा बाबा ने जब कहा गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, हमारी चाकुओं पे, हमारी नाइफ्स के ऊपर गॉड का ब्लड है, क्या वो सही था? नीचा ने सही कहा या गलत कहा? धार्मिक लोग बोलेंगे बहुत गलत कहा, क्योंकि धार्मिक लोग उसका मतलब नहीं समझेंगे, गाली देंगे, बिल्कुल बोलेंगे गलत कहा। लेकिन नीचा ने क्या किया? हमें वार्न किया, डॉन ऑफ नाइलिज्म, एडवेंट ऑफ नाइलिज्म, नाइलिज्म आ रहा है, बच के रहो, नाइलिज्म आ रहा है, अब क्या करोगे? तो उसके लिए तुम्हारा फेथ स्ट्रांग हो रहा है। तो क्या नीचा ने सही किया गलत किया डेथ ऑफ गॉड प्रोनाउंस करके? तो ये दोस्तोयेव्स्की और नीचा जैसे लोगों का, उसमें थोड़े से अपने फिलोसफर साख्त भी आ जाते हैं, हाइडेगर भी आ जाते हैं, ये सब एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स का एक भिड़ंत रही है गुड एंड ईविल को लेके, क्या सही है क्या गलत है लेके। और आगे गुड और ईविल को समझने से पहले, जिसको स्किप करना है दोस्तोयेव्स्की वाले पार्ट पे स्किप कर सकता है, टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, बट आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है सही और गलत होता क्या है, किसका क्या सही किसका क्या गलत, क्या है सही क्या है गलत, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसमें हम थोड़ा पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा नाम है फराज, आपका दोस्त, आपका होस्ट, लेक्चर लेके आपके समक्ष आया हूँ। इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट चाहे इमोजी कमेंट कर दो, कुछ भी, अच्छे शब्द बुरे शब्द जो सही लगे करो, बट बदतमीजी ना करते हुए, तमीज़ रखते हुए करिए। लाइक करिए, डिसलाइक करिए, जो भी करना है करिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरा चैनल है, व्लॉग चैनल है, जिसमें मैं अपनी डेली लाइफ कवर करने की कोशिश करता हूँ इन फिलोसफिकल मैनर, जिस तरीके से मैं फिलोसफी को इम्पार्ट करवाता हूँ, और बिजनेस जो भी मैं करता हूँ वो सब है, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। बढ़ते हुए लेक्चर की तरफ आगे बढ़ने से पहले ना, हम लोग यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं। हम लोग यहाँ पे 8 स्कूल ऑफ थॉट्स लेंगे और उसमें हम सही गलत को, गुड एंड ईविल को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आता है मॉरल रियलिज्म। मॉरल रियलिज्म क्या होता है, जिसको डेफिनेशन में होता है वेल एंड गुड, बट मॉरल रियलिस्ट ये कहते हैं कि हवा में कुछ बात नहीं होती है, या तो सही होता है ऑब्जेक्टिवली या गलत होता है ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ किसी भी चीज़ के, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव मतलब कि तुम मंडी में निकले, 10 लोग हैं, 10 लोगों के सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, हाँ इसलिए बढ़े, इसलिए बढ़े, इसलिए बढ़े, इसलिए बढ़े। लेकिन सरकार बोलेगी चूंकि भाई बारिश हो गई, सब फसलें बर्बाद हो गई, इसलिए सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी। पर्सपेक्टिव नहीं, अरे ये तो सब्जी वाला है, बदमाश है, तो पैसे ज़्यादा देता है, अरे ये तो ये है, उसका जो है ना पिछले साल देहांत हो गया था, इसका इसलिए घर में किल्लत चल रही है पैसे की, इसलिए वो महंगा देता है। तो सबके अपने व्यू पॉइंट्स आते हैं, और उन व्यू पॉइंट्स को मॉरल रियलिस्ट कहते हैं कि डिवाइड कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव या तो गुड है या तो ईविल है, इट्स फैक्ट्स, दे आर फैक्ट्स। फैक्ट्स हैं, जैसे फैक्ट्स होते हैं ना कि खून लाल होता है, दूध सफ़ेद होता है, पानी गीला होता है ना, ये फैक्ट्स हैं। तो वैसे ही मॉरल रियलिस्ट कह रहे हैं कि दीज आर फैक्ट्स। एक इसका और फिलोसफिकल अगर एग्जाम्पल दे, तो तुम्हारा कोई पड़ोसी है, उससे तुमने सच बोला, भले ही तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन, तुम्हारे कल्चर जो भी कहते हैं, तुमने उससे सच बोला, उससे सच बोलना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सिचुएशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सराउंडिंग्स, वो सही है, वो है मॉरल रियलिज्म। मॉरल रियलिज्म गुड और बैड का, या गुड एंड ईविल का एक चेन ऑफ इवेंट है। ईविल बदमाशी, गलत। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ईविल और बैड में भी एक ब्रांच निकल के आ जाती है। ईविल बैड का मैनिफेस्टेड फॉर्म होता है। बैड मतलब बुरा, ईविल मतलब बुराई में भी बुराई, गंदगी मचानी शुरू कर दी, तुमने किसी और का नुकसान करना शुरू कर दिया। ईविल किसी और की फ्रीडम, साख्त से अगर पूछोगे, अगर तुम जॉन पॉल साख्त से जाके पूछोगे कि भाई व्हाट इज साख्त, व्हाट इज साख्त साहब, व्हाट इज ईविल? ईविल इज जब तुम किसी की फ्रीडम छीनने की कोशिश करोगे। यू आर फ्री, यू आर कंडेम टू बी फ्री, तुम्हारे ऊपर ये एक श्राप है कि तुम फ्री हो, लेकिन तुमने अगर उसके गलत इस्तेमाल उठा के किसी और की फ्रीडम छीन ली तो ईविल हो जाता है। तो ये कह रहा है मॉरल रियलिस्ट। और ये कॉजेशन में काम करता है, कॉज एंड इफेक्ट में काम करता है।
कुछ चीज़ करी, उसकी वजह से होते 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 वो एक चीज़ हुई। अब वो जो चीज़ हुई वो सही भी हो सकती थी, गलत भी हो सकती थी। तो वो पहले डिसीजन पे डिपेंड करता है तुमने क्या किया है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो गुड और ईविल को डिवाइड करता है, सही गलत को डिवाइड करता है, अच्छाई और बदमाशी को डिवाइड करता है, वो है मॉरल रिलेटिविज्म। नाम से पता लग रहा है सबकी मोरालिटी रिलेटिव है। एक हिंदू की मोरालिटी कुछ है, क्रिश्चियन की मोरालिटी कुछ है, सिख की मोरालिटी कुछ है, मुसलमान की मोरालिटी कुछ है। सब अपने कल्चरल पर्सपेक्टिव्स लाके अपनी मोरालिटी रख रहे हैं जो उनके लिए सही होगा। क्रिश्चियंस अगर बोलते हैं कि सूअर का गोश्त खाना सही है तो मुसलमान बोलेगा सूअर का गोश्त खाना हराम है, गलत है। अगर मुसलमान बोलेगा कि गाय का गोश्त खाना सही है तो एक हिंदू बोलेगा कि गाय का गोश्त खाना गलत है। तो ये मॉरल रिलेटिविज्म हो गया कि रिलेटिव है सबके कल्चर। सबके में शादी अलग तरीके से होती है, सबके में विवाह हो गया, शादी हो गई, सबके में तुम कह सकते हो जब बच्चा पैदा होता है जो भी उसको किया जाता है बच्चा पैदा होने के बाद, सब अलग तरीके से होता है हर धर्म में, हर कल्चर में, हर स्कूल ऑफ थॉट में। तो वो होता है मॉरल रिलेटिविज्म। किसी का गुड, किसी का बैड, किसी का बैड, किसी का गुड, इट्स रिलेटिव। रिलेटिव रिश्तेदारी वाले रिलेटिव नहीं, मतलब एक दूसरे से डिफर करता है। फिर आता है यूटिलिटेरियनिज्म। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, बेंथम, ये सब जो फिलोसफर्स आए उन्होंने बात करी कि एक ऐसा कांड अच्छा भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कांड बुरा ही होगा, कांड अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ऐसा कांड जो एट द एंड ऑफ द डे सब लोगों के लिए, सब लोगों की बेहतरी में है, सबसे ज्यादा लोग उस कांड से खुश हैं। मतलब एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा एक्शन जिसको हमने एग्जीक्यूट किया और वो सबके लिए अच्छा है, मेजॉरिटी लोगों के लिए अच्छा है। जैसे ऑर्गन डोनेशन एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं कि एक हेल्दी बंदा है और 5 बीमार लोग हैं और उन 5 बीमार लोगों को 5 ऑर्गन्स की जरूरत है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अब क्या तुम, वैसे तो ट्रॉली प्रॉब्लम भी है कि ट्रॉली वो हम उस पर, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। बट हम लोग ये पूछते हैं कि क्या तुम उस इंसान को मार दोगे, जो हेल्दी इंसान है उसको मार के दूसरे लोगों को उसके ऑर्गन्स दे दोगे? कलेजी, गुर्दा, दिल, आंख, जो भी तुम दे दोगे हैं? या फिर तुम उन 5 लोगों की मौत होने दोगे? लेकिन हम इस हेल्दी आदमी को क्यों मारे, उन 5 लोगों के? अब कुछ लोग कहेंगे भाई वो तो पहले से ही बीमार है, उनका क्या होना है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे भाई उसका ऑर्गन मिल जाता तो वो और खुश हो जाते। कुछ लोग कहेंगे अगर तुम उसको मार दोगे उसका घर उजड़ जाएगा एक बेचारे का, उसके 5 तुम ऑर्गन निकाल दोगे। फिर कुछ लोग कहेंगे, मेजॉरिटी लोग कहेंगे भाई उन 5 लोगों के जो घर वाले हैं वो कितने खुश होंगे। सोचो 5 घर बन जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत वाली प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या गुड है और क्या इविल है, क्या गुड है क्या बैड है, इट इज बियॉन्ड दैट। हो सकता है अभी जो चीज़ हमें बुरी दिख रही हो वो बड़े लेवल पे अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपना एक सदस्य खोया है इस बीमारी में। कोविड, हमारे लिए कोविड बुरा है, सबके लिए बुरा है, लेकिन क्या पता वो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स का पॉपुलेशन कंट्रोल का एक जरिया होगा, क्या पता। और वो सस्टेनेबिलिटी, अगले 100 साल की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी था और उसमें हमारे घर वाले चपेटे में आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही था या गलत था, मैं कह रहा हूँ क्या पता कि अभी जिन लोगों की जान गई वो बड़े लेवल पे उनसे 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना लोगों की जान बचा सके। सोचो। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट आता है डीओंटोलॉजी, जो कांट ने जिसमें महारत हासिल करी हुई थी कि अगर कोई चीज गुड है तो गुड है, इविल है तो इविल है, नो मैटर दी आउटकम, कोई भी आउटकम हो। जैसे सच बोलना, ऑनेस्टी इज कंसिडर्ड टू बी मॉरली गुड। तुमको सच्चाई से बात करनी चाहिए, तुम्हारे अंदर एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी की भावना होनी चाहिए, सच्चाई की भावना होनी चाहिए। नो मैटर वॉट, कुछ भी हो सकता है वो। इसके ऊपर इन्होंने एलैबोरेट करते हुए एग्जाम्पल दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर पे एक दोस्त छुपा हुआ है तुम्हारा, उसको मारने के लिए लोग दौड़ के पीछे आ रहे हैं, उसको मारना चाह रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हो, भैया उसको तो आज काट देंगे, मिल गया तो। वो तुम्हारे घर पे छुपा है। अब तुम्हारे गेट पे घंटी बजाते कि तू उसका दोस्त है, तेरे घर पे, बता जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं, हमको जाना है। अब अगर तुम बोल दोगे कि नहीं मेरे घर पे नहीं है, तो चले जाएंगे, ऑब्वियसली तुम्हारा दोस्त बच जाएगा, फिर तुम उसका टिकट विकेट कटवा के उसको आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ स्टेट भेज दोगे। लेकिन कांट ने कहा ये गलत है, और ये गलत इसलिए है कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम चाहोगे कि जो तुम झूठ बोल रहे हो वो और भी लोग बोले? अगर सब बोलने लगे तो ऑनेस्टी कहाँ रह जाएगी? इसको इन्होंने बोला कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, कि अगर सब लोग उस सिचुएशन में वही काम करने लग गए तो सच का मायने कुछ नहीं रह जाएगा ना। अब हम उस डिबेट में नहीं पढ़ रहे कि कौन सा सबके दोस्तों को उसके गुंडे मारने के लिए आते हैं, बट हम लोग एक एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एनालॉजी ले रहे हैं। अगर सब करने लग गए तो सच रहेगा?
एक डिओन्टोलॉजी मतलब यही है कि चाहे नो मैटर दी आउटकम, चाहे उसका दोस्त मर जाए, उसके दोस्त का गला काट दिया जाए, तुम्हें सच बोलना है। तुम झूठ बोलोगे तो यू आर मॉरली रॉन्ग। भले ही तुमने किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला, यू आर मॉरली रॉन्ग, तुम गलत हो। फिर आता है वर्च्यू एथिक्स। एरिस्टोटल बाबा ने यहाँ पे आके कहा कि सिर्फ गुड एंड इविल्स एक्शन के थ्रू नहीं होता, उस इंसान की पर्सनालिटी और कैरेक्टर भी डिफाइन करता है। ठीक है, एक गुंडा 100 मर्डर करे हुए हैं, एक बच्चे को, डूबते हुए बच्चे को बचा लिया तो मतलब वो गुड हो गया? नहीं भाई, 100 मर्डर करे हुए हैं उसने। उसके वर्च्यूज मतलब मॉरली गुड बिहेवियर या मॉरली स्टैंड, मतलब जो बिहेवियर जो मॉरल स्टैंड, हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स का है, उच्च कोटि का बिहेवियर, उच्च कोटि की हरकतें, बुरी हरकतें नहीं, उच्च कोटि की हरकतें, वो एक इंसान को गुड या ईविल बनाती है। हो सकता है कि इंसान से गलती हो जाए, इसका मतलब ये नहीं एक गलती हो गई तो उसकी 100 अच्छाइयाँ माफ कर दी जाएगी, वो गुड इंसान है, गलती हो गई, अच्छा इंसान है, गलती हो गई। ये थी वर्च्यू एथिक्स। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म, साख था। साख ने सबसे ज्यादा फ्रीडम के ऊपर बात करी कि भाई अपने ओपिनियंस के हिसाब से, अपनी फ्रीडम के हिसाब से, वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री, हमारे ऊपर श्राप है कि हम फ्री हैं, उस हिसाब से अपनी चीज़ें चूज़ करो। अगर तुम्हारे पैशन चूज़ करने के लिए कोई कह रहा है, तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं कि तुम्हें यही पैशन ज्वाइन करना चाहिए, तुमको सरकारी नौकरी करोगे तुम, तो क्या हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए? नहीं, वो तुम्हारी फ्रीडम नहीं है। वहाँ गुड एंड ईविल डिसाइड होता है। तुम कहोगे नहीं भाई मेरे को तो धंधा करना है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए बिजनेस इज ईविल, उल्टे सीधे लोगों में उठना बैठना, बड़े लोगों की बड़ी बातें, ईविल, लेकिन तुम्हारे लिए वो गुड है। लेकिन तुम अपने लिए वही चूज करो जो तुम्हारी फ्रीडम को सेटिस्फाई करता है। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का टेक है गुड एंड ईविल पे। फिर 7वें स्कूल ऑफ थॉट में तुम्हारे सारे रिलीजियस पर्सपेक्टिव आ गए कि एक टॉप ऑफ द फूड चेन, टॉप ऑफ द ऑर्डर एक डिवाइन है, एक गॉडली फिगर है जिसने कुछ गुड एंड इविल के कैरेक्टर्स दे दिए हैं, कुछ सही और गलत के रास्ते दे दिए हैं, आपको उसी को फॉलो करना है। तोड़ा तो आप गलत हैं ही वैसे भी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी के द 10 कमांडमेंट्स, उसमें जो लिखा है वो पत्थर की लकीर, तुम और करोगे बेकार। कुरान में जो चीज़ें लिखी है वो पत्थर की लकीर, कुछ और तुम इधर उधर हिल गए, चाहे भले ही तुम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे क्वेश्चन उठा दो, तुम फेथ पे क्वेश्चन उठा दो, तुम गलत हो। तुम इनसिक्योरिटी को नहीं छेड़ सकते गॉड की, सिंपल सा, वो गलत हो जाएगा भाई अगर तुमने इनसिक्योरिटी को छेड़ दिया। जैसा बोला है वैसा करना है, आगे पीछे नहीं कर सकते। और ये गुड और इविल का ही मेल है जो एक बैलेंस क्रिएट करता है सोसाइटी में, जो कि एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट रिलीजियस लोग यूज करते हैं, पर्टिकुलरली अब्राहमिक रिलीजन के लोग, ये बताने के लिए कि हाँ भाई अच्छाइयाँ हो रही हैं, द गॉड इज वेरी बेनोवलेंट, अच्छा एकदम बहुत शुद्ध, गॉड शुद्ध है। लेकिन हाँ, जब तक ईविल नहीं होगा तब तक बैलेंस नहीं क्रिएट होगा ना, जब तक बुराई नहीं होगी तब तक अच्छाई कहाँ से आएगी। तो ये आर्ग्यूमेंट से उसको लूप में, पैराडॉक्स में घुमा के ये लोग सर्कल से जरा कट के बाहर निकल लेते हैं। फिर फाइनली आता है डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट। डुअलिज्म इज कि एक फोर्स है गुड, एक फोर्स है ईविल, दोनों भिड़ रही हैं, बुरी तरीके से भिड़ रही हैं। जैसे लिटरेचर में हीरो विलन आर्कीटाइप कैरेक्टर जो होते हैं, एक हीरो एक विलन है, दोनों लड़ रहे हैं और फाइनली जीत हीरो की होने की कोशिश होती है कि हीरो की जीत हो। ऐसी कोई मूवी, बहुत रेयर मूवीज होती हैं जो विलन की जीत पे एंड हो, ज़्यादातर हॉरर सुपर नेचुरल मूवीज जो होती हैं वो। ये यहाँ पे तगड़ी चीज़ चल रही है। तो यह 8 स्कूल ऑफ थॉट थे जो गुड एंड ईविल को अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग चलेंगे दोस्तोयेव्स्की के गुड एंड ईविल पे। यहाँ पे हम दोस्तोयेव्स्की की कोई किताब पर्टिकुलरली उठा के नहीं बोलेंगे वही चलो उनकी किताब है, उसके कैरेक्टर्स को चीरहरण करते हैं कैरेक्टर्स का, नहीं, उनकी एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे फिलोसफी का, उनकी गुड एंड ईविल उनकी लाइफ से उठाते हुए, ना कि उनकी किताब से। किताब में जो उनकी पर्सनैलिटी थी, अलग अलग जूतों में वो पैर रखने की कोशिश करते थे, रहने दो, किताब की पर्सनालिटी नहीं लेंगे, यहाँ पे हम उनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी लेंगे। अब अगर हम दोस्तोयेव्स्की बाबा का गुड और ईविल का टेक लेके चलें तो हर गुड चीज़ और ईविल चीज़ का एक मॉरल इम्प्लीकेशन होता है रियल वर्ल्ड में, जो कि हमने मॉरल रियलिज्म में पढ़ा। तुम अगर किसी को मार दोगे, जो कि दोस्तोयेव्स्की के कैरेक्टर रस्कोल्निकोव ने मार दिया, तो मारने से पहले सोचोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम बेहतरी की, सोसाइटी की बेहतरी के लिए उस इंसान को मार रहे हो, लेकिन वो गलत है, उसके इम्प्लीकेशन गलत है, तुमने एक इंसान की जान ली। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को असैसिनेट कर दिया किसी ने, राजा को मार दिया। अब पता है कि उसको मारने के बाद भला होगा देश का, गंदगी खत्म हो जाएगी देश से, जैसे कम्युनिस्ट देश हो गए, डिक्टेटरशिप वाले देश हो गए, या जो हार्डकोर इल कम्युनिज्म वाले होते हैं वैसे देश हो गए। लेकिन तुमने मार दिया, तुमको पता है सोसाइटी का भला होगा, लेकिन तुम्हें एक और चीज़ अंदर में पता है कि मैंने गलत किया है, एक इंसान की जान लिए जो कि
मॉरल रियलिज्म है, तुमने उसका मॉरल इम्प्लीकेशन रियलिस्टिकली पढ़ते हैं, सच्चाई में उसके मॉरल इम्प्लीकेशंस पढ़ते हैं। अब दोस्तों इसकी सिर्फ ये नहीं कि मोरालिटी में फंस के रह गए, इनकी रिलीजन के बारे में आगे बात करेंगे। इनकी एक और चीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा ये उलझ के रह गए, विच वॉज एग्जिस्टेंशलिज्म। क्योंकि एग्जिस्टेंशलिज्म फ्री विल के बारे में बात कर रहा है, फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है, एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा है। वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है ये सोचने की कि अगर मैं अपनी फ्री विल परफॉर्म करूँगा, अगर मैं फ्रीली कुछ भी करूँगा तो उसके मोरालिटी सही होगी गलत होगी। कोई भी तुम चीज़ कर रहे हो, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, वो मॉरली सही है या गलत है, वो एग्जिस्टेंशलिज्म के अंदर आ गया। एग्जिस्टेंशलिज्म कह रहा है कि यू आर फ्री, साख्त के एग्जिस्टेंशलिज्म लेके चलते हैं, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, यू आर फ्री टू डू इट। बट हमें ये भी तो सोचना होगा कि बड़े पैमाने में, बड़े लेवल पे उसका क्या नुकसान और फायदा हो सकता है। इसी में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है कि जब तुम्हारे पास एक परेशानी आई, तुम्हें उसका डिसीजन लेना है। अब वो डिसीजन में तुमको सोचना है कि वो सही है या गलत है। वहां एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पनप के आता है। एक तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है, बिलीफ सिस्टम ब्रेक हुआ, अब तुम्हें सोचने न्यू सेट ऑफ आइडियाज, न्यू सेट ऑफ आइडियोलॉजीज, ऐसी आइडियोलॉजी तुम्हारे कल्चर, तुम्हारे रिलीजन, तुम्हारी वैल्यूज, आसपास के तुम्हारे लोगों के सबके जो आइडियाज है सबको कंबाइन करके एक आइडियोलॉजी बनती है। अब तुमको सोचना है कि वो आइडियोलॉजी सही है या वो गलत है। वो आइडियोलॉजी टूटी, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक वॉइड आ रहा है, उस वॉइड को भरना है, वहां तुम सोचना शुरू करते हो। वहां दोस्तों इसकी सोचना शुरू करते हैं कि अब इसको कैसे भरा जाए, अब मेरा कैरेक्टर क्या चूज करेगा जो सही होगा या गलत होगा। अब अगर हम एक रिलीजियस आउटलुक ले ले दोस्तोयेव्स्की के गुड एंड ईविल का, तो ऑब्वियसली ही इज़ अ क्रिश्चियन। उन्होंने मरते दम तक क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली उसके खुले आम बात नहीं, वार्तालाप नहीं किया, बट हाँ वो फॉलो करते थे। जब वो पेट्रोशेव्स्की सर्कल के एक पार्टिसिपेंट थे, जो कि एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, जिसने वो वाला लेक्चर नहीं देखा दोस्तोयेव्स्की वाला अल्टीमेट लेक्चर, वो जाके देख सकते हो। बट वहाँ पे वो थे, इंटेलेक्चुअल सर्कल के पार्ट थे, और वहाँ पे आइडियाज़ को चैलेंज कर रहे हैं। आज की डेट पे क्या है कि तुमको सिर्फ फेथ रखना है, तो तुम एक बिलीवर हो, तुम अपने आइडिया चैलेंज कर सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर बात कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे ये था कि थोड़ा सा भी तुम इंटेलेक्चुअल सर्कल में भी पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। 4 बुद्धिमान लोग बैठे, उनके बीच में अपनी 5वीं कुर्सी लगा के भी अगर बैठोगे तो कलेश हो जाता है। जैसे मेरा है ना जनता की फिलॉसफी, जो मेरे चैनल पे पढ़ा है। और आज से दोस्तों इसकी के टाइम पे रशिया में मैं ये काम कर रहा होता तो पकड़ के मेरे पीछे के गुब्बारे लाल कर दिए होते। ये फ़र्क पड़ जाता है। तो वहाँ तक तो था इनका क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस, वहाँ तक इनका क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस नहीं था। बट जैसे ही इनको पकड़ा गया, इनको साइबेरिया के ओम्स्क में जाके जेल में जो फेंका गया, वहाँ पे उनको जो मजदूरी कराई, वहाँ इनका एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया। पैराडाइम शिफ्ट मतलब एक बहुत तगड़ा बदलाव आया इनके रुझान में क्रिश्चियनिटी के प्रति। और फिर वो अपनी राइटिंग्स में भी क्रिश्चियनिटी, अब ऐसा नहीं है कि अपनी राइटिंग में वो क्रिश्चियनिटी बहुत एक्सप्लिसिटली अगेन फेथ का यूजेज करते थे, बट एक एग्जिस्टेंशियल स्टांस से, एक अस्तित्ववाद की तरह फेथ को मानने की कोशिश करते थे, अपने को प्रॉब्लम्स में डालते थे। शायद वो अपनी परेशानी बताने की कोशिश करते थे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरा फेथ सही है या अपनी फ्रीडम को परफॉर्म करना सही है, क्या फेथ के ऊपर सवाल उठाना गलत है या मैं जो कर रहा हूँ एग्जिस्टेंशलिज्म वो गलत है। इस गुड और ईविल का कि वो जो वार्तालाप दोस्तोयेव्स्की कर रहे हैं, अपने में ही सवाल है, अपने में ही जवाब है, अपने में ही सिन की बात हो रही है, रिडेम्पशन की बात हो रही है, कि तुम्हारे पाप माफ़ कर दिए जाएंगे, तुमने बहुत बुरा पाप किया है, तुमने अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, वहीं सारे कैरेक्टर्स कर रहे हैं, वहीं उनका हिसाब हो रहा है, वहीं उनका किताब हो रहा है। शायद एक डिस्कोर्स में पड़ गए दोस्तोयेव्स्की गुड और ईविल के कि मैं ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा कैरेक्टर्स के थ्रू, और मैं ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा कैरेक्टर्स के थ्रू। तो ह्यूमन कंडीशनिंग के ऊपर इन्होंने, इससे इनकी ह्यूमन कंडीशनिंग की साइकोलॉजी पता लगती कि किस तरीके से इन्होंने इन फिलॉसफीज़ को मोल्ड करना शुरू किया। और कितना इंपॉर्टेंट है ये एग्जिस्टेंशलिज्म के फील्ड में, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम थियोलॉजी है, थियोलॉजी तुम्हें क्रिश्चियन थियोलॉजी है, क्रिश्चियन थियोलॉजी में जो कुछ झंडे लगाए हुए हैं कि इन झंडों को उखाड़ के फेंकना नहीं है, उन झंडों पे तुम सवाल उठा रहे हो, लेकिन उन झंडों के जो रूल्स बने उसके दायरे में रहते हुए तुम दायरा क्रॉस नहीं कर रहे, रूल क्रॉस नहीं कर रहे, कोई बहुत तगड़ा सिन नहीं क्रॉस कर रहे, तुम बस
किताबें लिख रहे हो। फिर इनके लिए सबसे ईविल चीज़ थी नाहिलिज्म और एथिज्म। इसको ये समझ लो कलंक मानते थे सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे इनलाइटनमेंट एरा अपने चरण सीमा एकदम पीक पे था। वहाँ पे नाहिलिस्टिक आइडियोलॉजीज आ रही हैं और वहाँ पे तुम्हारी एथिस्टिक और आइडियोलॉजीज आ रही है। एक ब्रदरहुड, पाइटिज्म का कॉन्सेप्ट जो हमने उसमें पढ़ा था, जाके वो लेक्चर देखो। एक क्रिश्चियन ब्रदरहुड वो खत्म हो रहा है। ये क्यों हो रहा है भाई? ये तो नहीं होना चाहिए। ये कलंक है, ये खत्म कर देंगे, ये ईविल है। ये लोगों का भरोसा है। कम से कम इंसान उठने के बाद, चाहे आसपास उसके माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे कोई नहीं है, ऊपर वाला ही है जिसको वो भरोसा करके अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। तुम वो भी उससे छीनना चाहते हो? क्या करेगा वो? कैसे जिएगा वो? ये खौफ, इसके बहुत अगेंस्ट थे दोस्तोयेव्स्की कि सवाल मत उठाओ, सवाल मत उठाओ। और अगर गुड एंड ईविल की बात करें तो दोस्तोयेव्स्की के काम में ना एक एथिकल और एक स्पिरिचुअल स्टोरी टेलिंग थी। प्यार भी मांग रहा है, रोमांच भी कैरेक्टर मांग रहा है, और वो जो इन जनरल जो दोस्तोयेव्स्की ने किया, उन्होंने प्यार भी दिया, रोमांच भी किया, लड़े भी, झगड़े भी, माफ़ी भी मांगी और शर्मिंदा भी हुए। एक स्पिरिचुअल और एथिकल जर्नी, क्या एथिकली सही है, स्पिरिचुअली सही है, क्या सही है डिवाइन के आइज के अंदर, क्या सही है गॉड की आइज, डिवाइन मतलब गॉड की आइज के अंदर, उसमें करते हुए बड़ी खूबसूरती से वो आगे चले। फिर इनकी किताबें लिखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी था, और इनकी खुद की साइकोलॉजिकल लाइफ का एक, या साइकोलॉजिकल जिनका जो भी रुझान था उसका एक रीज़न ये भी था कि इन्होंने खूब सफरिंग देखी अपनी लाइफ में, खूब डेथ्स देखी अपनी लाइफ में, प्यार भी देखा इन्होंने, दोस्तियाँ भी देखी, दोस्तियाँ टूटते हुए भी देखी। तो वहाँ ना इनका फेथ के ऊपर क्वेश्चन उठता था कि जब भी किसी के घर में किसी की मौत होती है तो फेथ के ऊपर यार एक सही में भी होता है गॉड का कॉन्सेप्ट, उसको रीइंफोर्स करना, क्या वो फेथ के ऊपर सवाल उठना सही है, क्या वो फेथ के ऊपर सवाल उठाना गलत है, इसके ऊपर भी वो अपने आप से वार्तालाप करते थे। यहाँ भी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो रही है, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट हुई और वहाँ फेथ आके उसको भरने की कोशिश कर रही है। फिर दोस्तोयेव्स्की ने गुड एंड ईविल को समझाते हुए फ्री विल की बात करी कि फ्री विल मतलब तुम्हारे पास फ्रीडम है कोई भी चॉइस लेने की, लेकिन वो चॉइस इस हिसाब से लेना कि तुम्हें फाइनली रिडेम्पशन मिल सके। रिडेम्पशन मतलब किसी भी गुनाह से, किसी भी पाप से तुम्हें निजात मिल सके, तुम्हें उसकी माफ़ी मिल सके। किससे? गॉड से माफ़ी मिल सके। तो कोई भी डिसीजन लो, तुम फ्री हो, तुम्हारे पास फ्री विल है, तुम कोई भी डिसीजन ले रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त मत सोच समझ के वो डिसीजन लेना, आंख बंद करके मत लेना, क्योंकि कहीं तुम क्रिश्चियन थियोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा कांड ना कर जाओ कि तुम्हारी माफ़ी कहीं ना मिले। इसलिए जो भी काम करो सोच के चलो कि इसके मॉरल इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं। मॉरल बहुत तगड़े मॉरल रियलिस्ट थे दोस्तोयेव्स्की। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की खुद भी सफरिंग के बहुत बड़े पार्टिसिपेंट रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र किया इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, तो फेथ के ऊपर सवाल उठ ही जाता है, जो कि इन्होंने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू बताने की कोशिश करी कि भाई किस तरीके से। अब देखो, कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हम, दोस्तोयेव्स्की एक तरीके से कह सकते हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर्स पे वो जो दोष है वो डाल के उसी में प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के उसी में अपने फेथ को वापस याद दिलाते थे। एक्सट्रीम्स तक ले जाते थे अपने राइटर के कि भाई मैं नहीं हूँ बदमाश, ये राइटर है, ये राइटर सिन कर रहा है, अब ये राइटर का सिन कैसे सुधारेंगे? ऐसे सुधारेंगे। कहीं ना कहीं लिखावट में अपने आप को रिमाइंड करवाना कि क्या गुड है और क्या ईविल है, दोस्तोयेव्स्की ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा, तभी वो लिखते थे और ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में लिखते थे। रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस, माफ़ी, ऊपर वाले के थ्रू माफ़ी। कैरेक्टर्स बड़े ईविल, इन्होंने ऐसी चीज़ लिख ली तो अगर कोई इनको पढ़ ले तो लगे यार ये तो बहुत खतरनाक साइकोटिक, एकदम साइकोटिक वो होगा, राइटर होगा ये, लेकिन नहीं, साइकोटिक नहीं है। कहीं ना कहीं ये फॉरगिवनेस, मॉरल अवेकनिंग की तरफ देख रहे हैं। जैसे होते ना, एक दिमाग खुल गया, फट के बाहर आ गया दिमाग, ऐसी बात, वो मॉरल अवेकनिंग ढूंढ रहे हैं। दोस्तोयेव्स्की कांड भी कर रहे हैं किताबों में और उसी के थ्रू एक मॉरल अवेकनिंग का पर्सपेक्टिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनकी राइटिंग्स में, जो कि बहुत लोग मिसलीड कर जाते हैं। दोस्तोयेव्स्की को एक गलत राइटर ले लेते हैं, नहीं भाई वो ह्यूमन सफरिंग पे बात कर रहा है, वो रिडेम्पशन पे बात कर रहा है, वो फॉरगिवनेस पे बात कर रहा है, प्यार भी है कि प्यार के थ्रू, लव के थ्रू दुनिया जीती जा सकती है, एक जंग जीती जा सकती है फेथ के अगेंस्ट। तो फेथ के अराउंड चीज़ें इनकी फिलॉसफी में रिवॉल्व कर रही है। गुड एंड ईविल में ये बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे रैशनलिस्ट से कि भैया देखो ऐसा है, रैशनलिस्ट की बातों में मत हो, ये बर्बाद कर देंगे सब कुछ,
ये यूटिलिटेरियन, ये बेंथम, ये मिल जो है ना, ये सब कुछ फाड़ फूड़ के अलग कर देंगे, ये बेकार लोग हैं, ये ऐसा काम करना शुरू कर देंगे, सब कांड कर देंगे और बोलेंगे कि भाई हमने तो सही किया, क्योंकि आगे 50 साल बाद इसके इम्प्लीकेशन जाके दिखेंगे। इनकी बातों में मत आओ, ये बदमाश है। ये एक इनका मेन ग्राउंड है। रैशनलिस्ट से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, इंटेलेक्चुअल से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गए कि भाई एटलीस्ट क्रिश्चियनिटी हमें मॉरल स्टांस तो दे रहा है, क्रिश्चियनिटी हमें ये तो बता रहे क्या सही है क्या गलत है। ये यूटिलिटेरियन जो है अपने रैशनल कैलकुलेशंस ले आएंगे कि अच्छा ये करने से वो हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा, इसको मैं फोड़ दूंगा तो वो जिंदा हो जाएगा, उसको मैं अगर जिंदा छोड़ दूंगा तो आने वाले इतने लोग मर जाएंगे। इनकी बातों में मत जाओ, ये पागल बना रहे हैं सब मिलके तुम्हें, ठीक है, बच्चे पागल बना रहे हैं तुम्हें। तुम भैया क्रिश्चियनिटी की डोर पकड़ के रखो, जो सत्य है उसकी रस्सी पकड़ के रखो, पत्थर की लकीर पे चलते रहो, सब कुछ सही रहेगा। गुड एंड ईवल, यही गुड है यही ईवल है। तुम्हारे ऊपर एक फ्रीडम है, एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम, गुड और ईवल को चूज करने की। मेरे दोस्त, तुम्हारे हाथ में कि तुम उस गुड और ईवल को कैसे चूज करोगे। अगर गलती से गलत डोर पकड़ ली मेरे भाई, तो बहुत बुरी तरीके से और बहुत बुरी चीज में फंसोगे। दोस्तोयेव्स्की को देखने के बाद ये समझ में आया कि भाई फेथ के साथ साथ तुम कैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म परस्यू और फॉलो कर सकते हो। मेरे जानने में बहुत लोग हैं जो फेथ में इतना खो जाते हैं, अपने धार्मिक फेथ में इतना खो जाते हैं कि वो दुनिया का कोई और पर्सपेक्टिव ले ही नहीं सकते, वो दुनिया को किसी और नजरिए से देख ही नहीं सकते। दोस्तोयेव्स्की क्यों उन चंद राइटरों में से एक हैं जो टॉप पे हैं, जो उच्च कोटि पे हैं, जो फाड़ रहे हैं, जिनकी किताबें इडियट हो गई, ब्रदर्स कारामाज़ोव हो गई, या तुम्हारी क्राइम एंड पनिशमेंट हो गई, ये क्यों, ये सब नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, क्यों ऐसी किताबें आई हैं यार कि मज़ा आ गया पढ़ के। क्योंकि ये देखने को मिला कि एक फेथफुल इंसान जिसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट फेथ का है, वो किस तरीके से भाई सोच सकता है एग्जिस्टेंशियली। एक एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट है उसके अंदर, वो परेशान है, वो सफरिंग के थ्रू गुजरा है, लेकिन स्टिल उसके अंदर एक फेथ की भावना है। क्या वो फेथ की भावना इसलिए कि वो फ्री फॉल कर रहा था, आसमान से गिर रहा है, नीचे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो फेथ उसको प्लेटफॉर्म मिलता है, फिर वो उस प्लेटफॉर्म से कूदता है, फिर गिर रहा है, गिरे जा रहा है, उसको और प्लेटफॉर्म चाहिए, फिर एक और प्लेटफॉर्म मिल गया। तो ये सोचने वाली बात है, और ये और लोगों को सोचना चाहिए, स्पेसिफिकली धार्मिक लोगों को सोचना चाहिए। अगर भाई तुम्हारे फेथ को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, तुम्हारा फेथ ही चैलेंज नहीं हो रहा, तो फिर मजा ही क्या है धर्म का? क्या मजा है धर्म का? वही किताब के पन्ने पढ़ पढ़ के दूसरों को बता रहे हो। अगर तुम्हारा धर्म चैलेंज होता है और तुम उसमें चिढ़ते हो, तुम बिदकते हो, तो तुम में दिक्कत है, तुम्हारे रिलीजन में दिक्कत नहीं है, तुम में दिक्कत है ना, सामने वाले में दिक्कत है। भाई सामने वाले का खुद का उसका मजहब है सवाल पूछना, वो तो सवाल पूछेगा ना, तुम क्यों बिदा करे हो। और मैं हर रिलीजन की बात कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं कर रहा, हर रिलीजन की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली अब्राहमिक रिलीजन जितने हैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो अपना स्टांस बनाओ, मोरालिटी में इतने मत खो जाओ। दोस्तोयेव्स्की ने भी वो कहा, सवाल उठाओ, मैं भी सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन दायरे में रहते हुए, हद में रहते हुए। ये सवाल उठाना बुरा थोड़ी है, गॉड के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाना बुरा थोड़ी है। भाई तुम दो जवाब, तुम करो डिबेट, तुम्हारी चीज़ स्ट्रांग हो रही है, मेरे को तो कोई नुकसान हो नहीं रहा। लेकिन नहीं, हम तो रोएंगे, हम तो लड़ेंगे, हम तो गालियाँ देंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे भी ऐसे लोग आते हैं जो रोते हैं, जो लड़ते हैं, आप अपने में ही अपने को ही अपनी बात कर रहे हैं, अपने आप से। मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता भाई, 10,000 लोग मेरे को देखते हैं, मेरे को कौन क्या बोल रहा है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मैं अकेला उतरूंगा जहाँ उतरूंगा, भाई तू मेरे साथ थोड़ी उतरेगा, मेरे को क्या फर्क लगेगा। फिर भी लोग सोचते हैं नहीं भाई हम तो इसको मिर्च लगा रहे हैं। असली मिर्च तो बातों से मेरे दोस्त तुम्हें लग गई है, मुझे क्यों लगेगा। और मेरा यहाँ पे मकसद किसी को मिर्च लगाना नहीं है, या नीचे का मकसद मिर्च लगाना नहीं था, दोस्तोयेव्स्की का मकसद मिर्च लगाना नहीं था। अगले लेक्चर में तभी मैंने बोला नीचा को अब हम पढ़ेंगे, नीचा के गुड एंड ईविल को। नीचा इतना मिस इंटरप्रिटेड है ना, नीचा बाबा इतना मिस इंटरप्रिटेड है। गॉड इज डेड, भाई मार दिया, कत्ल कर दिया ऊपर वाले, कत्ल। अरे बुद्धि तो लगाओ थोड़ी, पढ़ तो लो क्या होता है। अरे पागल फिलोसफर है तो पागल फिलोसफर, मैंने कहानी बताई थी जो अरे जानने वाले के रिश्तेदार कैसे तो पागल है, तो पागल है, सभी पागल हैं, तभी तो लोग पढ़ते हैं उनको, लोग भी पागल हैं जो पढ़ने वाले हैं। और जो इतने पढ़े लिखे वो तो ऊपर बढ़ नहीं पाए। सवाल उठाओ, सवाल को एक्सेप्ट करो। एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम यहाँ है, एग्जिस्ट करती है, तुम्हारे आसपास है, तुमको बस जरूरत है हाथ पकड़ के उसको खींचने की। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। अगला लेक्चर हम लोग काफका के ऊपर लाएंगे, फिर हम लोग देखते हैं और क्या क्या ला सकते हैं। और है ना, लाइक, कमेंट,
इंगेजमेंट जिस भी तरीके से तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो वो बहुत ज़्यादा चैनल के भले के लिए होता है। लेक्चर सजेशंस देते रहना नीचे कमेंट्स में जाके, जो कि ऑब्वियसली वेरी हेल्पफुल। तब तक के लिए, और भाई तो ज़्यादा जोर से कीजिए, तब तक के लिए भैया मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, है ना। चलो भैया खट लो अब।